इसको आज डिस्कस करते हैं थोड़ा। उल्टा पुल्टा पढ़ के आ जाती हो तब। मुझे पता नहीं कर सकते। अच्छा बताओ क्या नहीं कर सकते, बताओ। ये सर्वप्रथम जो इनकी खच्चर का निर्माण होता है, ये नर हॉर्स और मादा इसको लेते हैं तो खच्चर का निर्माण होता है। हॉर्स के अंदर यानी कि 64 गुणसूत्र होते हैं, जबकि एस के अंदर 62 गुणसूत्र होते हैं। तो हॉर्स जब यानी कि अंडाणु, हॉर्स में जो अंडाणु बनेगा उसमें यानी कि बैठो कुछ समय के लिए, थोड़ा बैठो। पता नहीं आप बताते वक्त कैसे गड़बड़ा जाते हो। गलती बोल रही है ना। अच्छा एक मिनट बैठो, सही जा रहे हो आप, बैठो तरीका से। देखिए बच्चा, हमें क्या करना है, हमने क्या लिया, घोड़ा लिया और क्या लिया, गधे को लिया, ठीक है। अब जब मैं घोड़े को, सबसे पहला अगर मैं कर रहा हूं नंबरिंग, घोड़े को मुझे क्या लेना है, नर, ठीक है, और गधे को क्या लेना है, मादा, ठीक है साइन। चलो तो अब यहां से जो इसके बच्चे बनेंगे, अब देखो ना, मेनली आपको सिस्टम याद करना है कि कैसे आपको ध्यान देना है। तो मेल वाले को ध्यान दो कि मेल आपने किसको चुना है, हॉर्स को चुना है ना। तो यहां जो अगला आएगा इसका बच्चा वो कौन होगा, खच्चर होगा, ठीक है। और खच्चर जो होता है याद रखना ये क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। अब यहां पर बात करें हम कि घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 64, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 64। गधे में कितने होते हैं, ठीक। अब जो खच्चर जन्म लिया है, खच्चर को जन्म देने के लिए कहीं ना कहीं इस घोड़े से क्या लिया गया होगा बच्चा, शुक्राणु लिया गया होगा, ठीक है। अब ये एक सामान्य तरीका नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली बच्चा याद रखना कि कोई भी जीव अपने ही नस्ल के जीव के साथ प्रजनन करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। ये प्राकृतिक है। अब अगर एक कुत्ते को बिल्ली के साथ यदि प्रजनन कराया जाए तो ये वास्तविक में संभव नहीं है, ठीक है। संभव कराना पड़ता है, यानी कि इन तरीकों में कहीं ना कहीं मनुष्यों का हाथ होता है, कृत्रिम होते हैं ये सब तरीके, ठीक है। तो घोड़े से क्या ले लिया गया, शुक्राणु। अब घोड़े के शुक्राणु में कितने आएंगे गुणसूत्र, जरा याद करो तो। आधे आएंगे ना, यहाँ से कितने आ जाएंगे, 32, यानी कि जो युग्मक बनते हैं उनमें क्या होते हैं गुणसूत्र, आधे होते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 62, यहाँ कितना आ जाएगा, किसमें आएगा, इसके अंडाणु में आएगा, ओवम सेल में आएगा, ठीक है। अब ये देखो तो जरा, अब इन दोनों को जोड़ करके ही तो ये आया ना खच्चर, ठीक है। इधर शुक्राणु, ये अंडाणु जब मिलेगा तो युग्मनज बनेगा, फिर वो युग्मनज किस रूप में आ जाएगा, खच्चर के रूप में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 32 और 31। अब खच्चर में आ गया कितना, 63, ठीक है। अब 63 का कभी आधा होगा क्या, ठीक है। इसी कारण से कहीं ना कहीं इस खच्चर में अगर हम बात करें तो ये खच्चर क्या नहीं कर सकता, युग्मक नहीं बना सकता, युग्मक नहीं बनेगा इसके अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर युग्मक नहीं बनेगा तो वो क्या, वो अपनी अगली पीढ़ी ला सकता है क्या, नहीं ला सकता। बात समझ में आई। तो ये है कौन, खच्चर। तो खच्चर को याद रखना कि खच्चर कब बनता है तो जब हम मेल के रूप में किसको लेते हैं, नर के रूप में किसको लेते हैं, घोड़े को, मादा के रूप में किसको लेते हैं, गधे को, तब जाकर के जो बनता है वो बच्चा क्या कहलाएगा, खच्चर कहलाएगा, ठीक है। किसी को लिखना तो नहीं होगा, ये कई बार हमने बताया। सेम यही कहानी होगी, बस हमें करना क्या, ये सिंबल बदल देना है। अब इस बार क्या करेंगे, घोड़े को मादा ले लेंगे और गधे को, ऐसी स्थिति में जो बनेगा वो इस बार क्या बनने वाली है, फीमेल बनने वाली है, और उसका नाम है क्या बच्चा, हिन्नी। बाकी कहानी सेम है। यहां से क्या आएगा, 64 है तो 64 से अब इस बार यहाँ शुक्राणु नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। तब इसके अंडाणु में गुणसूत्र कितने होंगे, 32, 32 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हमने ले रखा है, शुक्राणु, तो यहां पर शुक्राणु में कितने हो जाएंगे, सेम टू सेम कहानी। अब वापस 32 और 31 कितने हो जाएंगे बच्चे, 63, यानी कि 63। वापस ये हिन्नी, ये फीमेल भी क्या नहीं कर पाएगी, युग्मक जनन नहीं कर पाएगी, यानी कि ये भी अपने अगली पीढ़ी को नहीं ला पाएगी। बात समझ में आई। तो ये दोनों के तरीके कहीं ना कहीं क्या है, अंतर्विष्ट है, इंटर स्पेसिफिक है। बात समझ में आई। यानी कि ये थोड़ा सा विशेष है,
अब इसे से कराया जाता है, ये स्वयं संभव नहीं है। ठीक है बेटा, इसको भी चलिए अब बात करते हैं हम लोग लाइगर और टिगोन की। देखिए अब हमें लायन क्या लेना है, मेल, टाइगर क्या लेना है, फीमेल। अब इनसे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, लाइगर। मैंने बार बार बोला है, थोड़ा सा मेल पे ध्यान दो। मेल आपने क्या लिया है, लायन, तो इससे याद रखना है कि क्या बनेगा, लाइगर। अब लाइगर क्या होगा बच्चा, या मेल फीमेल की तो बात ही छोड़ दो, दोनों सेम ही रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि उसमें क्रोमोसोम कौन से आ रहे हैं। ठीक है चलो, अभी लायन में कितने गुणसूत्र होते हैं, 38। ठीक है, टाइगर में कितने होते हैं, मैटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब यहां से अगर हमने लिया मेल, तो ये क्या बनाएगा बच्चा, शुक्राणु। यहां पर कितने आएंगे, 19 आ जाएंगे क्या। ठीक है, यहां से भी कितने आएंगे, अंडाणु में कितने आ जाएंगे बच्चे, 19 आ जाएंगे। 19 और 19, अब बताओ क्या ये युग्मक बना सकता है कि नहीं बना सकता। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम को देखा जाएगा कि एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है एक्स्ट्रा, या वाई क्रोमोसोम मिल रहा है, तो वो एक्स वाई के आधार पर क्या हो जाएगा, मेल या फीमेल। तो ये भी क्या कर सकता है, अपना युग्मक जनन कर सकता है। जब इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, अभी क्या कर देना है इसको, मैं यहाँ पे ना करके ज्यादा मिटाना पड़ेगा, इसी को चेंज कर दो, इसको यहाँ पे टाइगर कर देते हैं, यहाँ पे लायन कर देते हैं। हो गया। इस बार हमने टाइगर को क्या ले लिया, मेल, लायन को क्या ले लिया, फीमेल। अब देखो मेल किसको लिया, टाइगर को ना, इस बार क्या कहोगे, टिगोन। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम, यहां भी क्या होगा, 19 19 दोनों क्या मिलकर बनाएंगे, 38। अब 38 में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, मियोसिस हो सकता है, यानी कि युग्मक यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। डन। तो कल कहा था, कल तो कौन तैयार नहीं था सुनने को। ठीक है, अब जानते हो ये थोड़ा सा मनुष्य का कहीं ना कहीं हाथ कह सकते हो इसमें, कि अच्छा आपको अगर मैं कहूं कि 100 खच्चर की आवश्यकता है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, 100 बार प्रजनन कराना होगा। क्यों, क्योंकि वो खच्चर आगे चल के प्रजनन नहीं कर सकता। 100 बार कराओगे तो आपको 100 खच्चर मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा दिमाग में, एक गधा ज्यादा मजबूत होगा कि खच्चर, खच्चर मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है ना, कि 2 लोगों का लक्षण उसमें शामिल करा दिया। हमें चाहिए था कि बुद्धि से कमजोर हो, है ना, उसमें अगर 2 क्विंटल लाद दे तो चुपचाप कुछ ना कहे कि हाँ मालिक ढेर है, चुपचाप मुड़ी लटकाया चल दे। ठीक, गधा होगा तो गधा तो गधे है। अगर सिंपल मैं गधे की बात करूं तो गधा ही है। ठीक है, उसका बुद्धि कमजोर है, ताकत नहीं है उसके अंदर, ताकत उतनी खास उसमें नहीं है। तो दिमाग लगाएगा क्या कि ताकतवर कौन, घोड़ा, बुद्धिमान कौन, घोड़ा। तो ऐसा दिमाग लगाएगा कि बुद्धि तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, मजबूती चाहिए, ताकत चाहिए। दोनों का मिलाप करा दिया, दोनों में कहीं ना कहीं प्रजनन करा दिया। जो एक बच्चा पैदा हुआ वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया ना, कि गधे की तरह बुद्धि रखता है, लेकिन ताकत किसकी तरह है, घोड़े की तरह। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाता है, वजन को ढो पाता है। समझे, मिटा दे इसको। अच्छा, कितने लोग MOET समझते हो, बताओ। MOET दिमाग में रखना, तब तक आएंगे इस पर बात करेंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग एक बात देखते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन। तो बताएगा बच्चा ये क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन। केवल मनुष्य में? अच्छा सॉरी, मनुष्यों के द्वारा कह रहे हो। चलिए बताइए। सही है। देखिए हम कब करते हैं ये कृत्रिम वीर्य सेचन? तो मान लिया जाएगी एक मेल, फिलहाल दिल्ली में, अब ये किसके मेल की बात कर रहे हैं? चलो काऊ यानी कि गाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाय कभी मेल नहीं होती, लेकिन गाय का एक फीचर है ना कि वो मेल फीमेल दोनों होती है। उसको क्या बोलते हैं? हम सांड बोल देते हैं, ठीक है। तो गाय का एक मेल है जो कि कहाँ है? दिल्ली में है, और ये क्या है बच्चा? बेस्ट, ठीक है। और इसी नस्ल का एक गाय जो कि फीमेल है, ठीक है, ये क्या है? काऊ है, ये भी फीमेल है, इसी नस्ल की है, सेम टू सेम, ये भी क्या है? बेस्ट है, लेकिन ये मिल रही है कहाँ बच्चा? कुदरा में। अभी कहा ना सर, कुदरा कहाँ लिखे? कुदरा का कोड है KTQ, है ना। चलो तो अब हमें क्या करना है भाई? तो बेस्ट लेकर के आना है अगला पीढ़ी। क्या संभव है कि अपनी गाय को लेकर के दिल्ली जाएंगे या उस सांड को लेकर के कुदरा आएंगे? संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या संभव है कि हम क्या लेकर के आ सकते हैं बच्चा? वीर्य लेकर के आ सकते हैं। वीर्य को क्या कहते हैं हम लोग? सीमन, ठीक है। तो ये सीमन को लेकर के आ सकते हैं। वीर्य क्या है? वो तरल पदार्थ है जिसमें कौन होता है? शुक्राणु होता है। उस तरल पदार्थ को ही क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों की सहायता से यानी कि विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, जाहिर सी बात है कि हम आर्टिफिशियल कब कहते हैं? कि जब किसी काम में मनुष्य का हाथ हो जाए तो कहते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम। तो मनुष्यों की सहायता से वीर्य को वहां से लाया जाएगा, ला करके इस फीमेल के गर्भ में डाल दिया जाएगा। देखते हो कभी कभार वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर आते हैं घर पे गाय भैंस के लिए, ठीक है। तो वो एक पाइप की सहायता से, कहीं ना कहीं स्ट्रॉ की सहायता से ना उनके गर्भ में क्या डालते हैं? सीमन डालते हैं, वीर्य डालते हैं, ठीक है। जिसको हम अपने लोकल भाषा में पाल देना कहते हैं, ठीक है। अब जो जानते हैं, जिनके घर में गाय भैंस होंगे, वो बखूबी जानते हैं इस बात को। जो नहीं जानते हैं समझ लीजिएगा कि जो ये पाल देने वाली जो वर्ड है, जो बात है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से मनुष्यों की सहायता से उसके गर्भ में क्या डाला जा रहा है? वीर्य डाला जा रहा है। ये क्यों किया जाता है? तो जब भी हमें चाहिए होता है क्या? एक अच्छी नस्ल, उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे नस्ल का क्या लेना होता है? या तो शुक्राणु या फिर अंडाणु लेकर के मनुष्यों की सहायता से उसके गर्भ में डाल दिया जाएगा। यही प्रक्रिया, यही तरीका क्या कहलाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। यही चीज आपने मनुष्य में भी पढ़ा था। मनुष्य में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, मनुष्य में पढ़ा था हमने, बांझपन, ठीक है। तो बांझपन को दूर करने के लिए कुछ ऐसे तरीके थे जिसको मिला करके हमने क्या बोला था? कृत्रिम वीर्य सेचन बोला था। क्योंकि बांझपन होने के लिए ना बहुत सारे चीजें हो सकती है। हो सकता है कि गर्भ में कमी हो, फैलोपियन नलिका में कमी हो, अंडाशय नहीं काम कर रहा हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब उस हिसाब से क्या लिया जाता है डिसीजन की क्या करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है आपका MOET। MOET क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ये कृत्रिम वीर्य सेचन लिखवाना पड़ेगा, हो जाएगा। चलो अब समझना जरा क्या है बच्चा कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इस चीज को जरा समझिएगा। मल्टीपल माने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओव्यूलेशन माने अंडोत्सर्ग, द ट्रांसफर ऑफ ओवम सेल फ्रॉम कहां से? ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यानी कि अंडाशय से अंड कोशिका का निकल करके फैलोपियन नलिका में आ जाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण। चारों का मतलब पता चला। अब आइए समझते हैं कि होता क्या है। देखिए अब इतना तो पता होगा बच्चा कि ओव्यूलेशन में यानी कि अंडोत्सर्ग में यदि एक बार अंडोत्सर्ग हो रहा है तो कितने अंडाणु आएंगे फैलोपियन नलिका में? केवल एक। याद रखना, केवल एक अंड कोशिका बाहर आएगी, ठीक है। अब
इस अंडोत्सर्ग होने के लिए या फिर मैं कहूं कि अंडाणु को अंडाशय से निकल करके फैलोपियन नलिका में आने के लिए क्या कोई एक चक्र होता है क्या, जिसको लैंगिक चक्र कहते हैं? ठीक है, एक चक्र होता है जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हो। यानी कि इस ओव्यूलेशन के लिए, अंडोत्सर्ग के लिए सबसे जो अहम रोल है वो क्या बच्चा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हालांकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें? प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, और गाय भैंस क्या होती है? नॉन प्राइमेट्स होती है। ठीक है, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, इनमें क्या होता है? मध्य चक्र होता है जिसको हम हीट पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो कार्य कुछ ऐसा ही होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा ही होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने महीने आता है, हीट पीरियड हर महीने नहीं आता। ठीक है, ऐसा सुने हो क्या कि लोग कहते हैं कि गाय गर्म है? इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर ओव्यूलेशन हुआ है बच्चा। इसी प्रक्रिया को, इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ड में एक यूज कर देते हैं कि ये गर्म वाली सीन को। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? हीट पीरियड। अब हीट पीरियड इज इक्वल टू क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला एक चीज याद रखना कि ये हर महीने आ जाता है, लेकिन जैसे ही आता है क्या? मध्य दिन, 14वां दिन, उसी दिन क्या हो जाता है? अंडाशय से अंडाणु निकल के फैलोपियन नलिका में। ये तो है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको हम आर्तव चक्र कह देते हैं। ये क्या है? मध्य चक्र, यानी कि हीट पीरियड। ये क्या होता है? सेम इसी के जैसा है, यानी कि यहां भी क्या होने वाला? अंडोत्सर्ग होने वाला है। अंडाशय से निकल करके कौन आने वाला है? अंडाणु। कहां जाने वाला है? फैलोपियन नलिका में। लेकिन ये हर मंथ का नहीं होता है, ये एक सीजन में आता है। ठीक है ना? जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा तो उसको कहते हैं हीट पीरियड, यानी कि गाय जो होती है या भैंस जो होती है वो क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। यानी कि जो भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो सब में क्या चलता है बच्चा? मध्य चक्र। यानी कि ये एक सीजन में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते। दोनों के दोनों क्या है? सेम है, एज इट इज। किस मामले में? अंडाणु के निकलने के मामले में। ठीक है, अब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाला कोई हार्मोन है? अंडाणु निर्माण में तो बहुत सारे होंगे, मुख्य कौन? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एस्ट्रोजन क्या करता है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्या एफएसएच याद है क्या? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो अब इतना डिटेल आपको पढ़ना ही नहीं है, बस दिमाग में केवल रखिएगा कि क्या किया जाएगा कि मान लो हमारे पास, सपोज गाय का ही ले लें हम लोग। ठीक है, ये एक गाय है। ठीक है, एकदम बेस्ट क्वालिटी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी। लेकिन अगर मैं यहां से क्या करूंगा कि इंटरनली इनके अंदर अगर स्पर्म डाला जाएगा, शुक्राणु डाला जाएगा, तो एक बार में ये गाय कितने बच्चे को जन्म दे सकती है? एक ही को दे सकती है ना, एक से ज्यादा को तो नहीं दे सकती है ना। लेकिन हमें क्या कराना? देखो, मल्टीपल ओव्यूलेशन कराना है। ठीक है, यानी कि हम क्या दे देंगे? इस गाय को इंजेक्शन दे देंगे। जैसे ही इंजेक्शन देंगे ना, तो अभी तक जो अंडोत्सर्ग हो रहा था तो कितने अंड बन रहे थे? एक बन रहे थे। अब क्या बन जाएगा? देखो, मल्टीपल ओव्यूलेशन, यानी कि एक नहीं बनेंगे, एक से अधिक बन जाएंगे, है ना। 4, 5, 6, 7 जो बनना होगा इनके कहीं ना कहीं फैलोपियन नलिका में मान लिया जाए कि चलो कितना बन गया? 5। ठीक है, क्या बन गया? 5 अंडाणु बन गया या अंड कोशिका बन गई। कैसे बन गया? क्योंकि हमने क्या दिया? इसको हार्मोन दिया, और ये हार्मोन की वजह से इसका जो हीट पीरियड है वो डिसबैलेंस हुआ, और डिसबैलेंस होकर के कहीं ना कहीं इसने क्या कर दिया? एक से ज्यादा अंडाणुओं को मोचित कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से वीर्य सेचन करा सकते हैं, या फिर सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से भी करा सकते हैं, यानी कि एक सांड की सहायता से भी करा सकते हैं, या तो फिर कृत्रिम तरीके से भी करा सकते हैं। दोनों सीन में करा दिया। अब शुक्राणु तो एक नहीं होता है ना, शुक्राणु क्या होते हैं? एक से अधिक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब वो सारे के सारे शुक्राणु जाएंगे, इस पांचों के पांचों अंड कोशिका को क्या कर देंगे बच्चा? फर्टिलाइज कर देंगे। ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे? ये निषेचित हो जाएंगे। ठीक, अब निषेचित हो जाएंगे तो आगे चल के क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज में आगे चल के क्या होता है बच्चा? विभाजन की विदलन। दोनों तो सेम ही है ना सर, विभाजन होगा, लेकिन विभाजन में कौन सा विभाजन होगा? विदलन होगा। अब विदलन को क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं,
विदलन का मतलब होता है कि विभाजन तो होगा लेकिन कोशिका का आकार नहीं बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि नहीं होगी। जैसे ये एक कोशिका हो गई, अब अगर मैं सामान्य विभाजन कहूंगा तो 1 से कितना हो जाएगा, ये 2, और अगली बार में ये वृद्धि करके बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला सीन विभाजन किया, फिर क्या करेगा, वृद्धि करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि विभाजन तो कर रहा है, साथ साथ वृद्धि भी कर रहा है, लेकिन दोनों का दोनों अलग है ना। जबकि मैं अगर विदलन की बात करूंगा बच्चा, ये देखो एक कोशिका हो गई, ये विभाजन करेगी, है ना, तो विभाजन करेगी तो पहला चीज की अलग नहीं होगी, और दूसरा चीज ना कि अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूंगा तो बस उसी के साइज में आएंगे, दोनों की दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अब अगली बार में क्या होगा, इनमें वृद्धि नहीं होगा, ये वापस से क्या हो जाएंगे, अपने में ही टूटेंगे ऐसे। यानी कि फाइनली अगर मैं कहूंगा कि देखो ये विभाजन करता गया, लेकिन अपने ये मूल कोशिका से बड़ा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक रोटी ले लो, उसके 10 टुकड़े कर दो, तो 10 टुकड़े से क्या आकार बढ़ जाएगा क्या, नहीं ना, 10 टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वापस उतना ही बड़ा रोटी बनेगा ना। तो ये होता है क्या, आपका विदलन। ठीक है, और आपने पढ़ा था क्या कि 8 से 16 कोशिकीय अवस्था, याद आ रहा है, तो वही कहानी इनमें भी होती है, 8 से 16, 16 से 32। तो वो देखा जाएगा कि अब क्या बन चुका है, युग्मनज। उस युग्मनज में क्या स्टार्ट हो चुका है, विभाजन। अब विभाजन कौन सा, विदलन। अब उसमें अगर डॉक्टर ध्यान से देखेगा तो क्या बन चुका है, मैं आगे कहूंगा कि क्या बन रहा है, आगे चल करके भ्रूण बन रहा है। ठीक है, अब ये भ्रूण में ध्यान दिया जाएगा कि ये कौन सी कोशिकीय अवस्था में है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में है या फिर 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में है। यदि 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में होगा तो ये कहां पर है, इस गाय में, है ना। इस गाय के कहां पर है भाई, फैलोपियन नलिका में, या फिर मैं कहीं भी हो उसको निकाल करके, यदि 8 से 16 होगा तो ला करके इसके फैलोपियन नलिका में ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और यदि 16 से 32 हुआ तो कहां पहुंचा दिया जाएगा, गर्भ में। ठीक है, लेकिन सर इसमें इतना सारा क्या करेगा, एक एक को निकालेंगे, इसमें से कितना बना है, इसके अंदर 5। ठीक है, अब 5 को वहां से निकाला जाएगा, और निकाल करके देखा जाएगा कि 8 से 16 है कि 16 से 32 है, और एक को अलग अलग गाय में डाल दिया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेरोगेट मदर। याद है क्या, सेरोगेसी बताया था ना कि बॉलीवुड की हमारे बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं, जैसे आपकी प्रियंका चोपड़ा हो गई, या और भी बहुत सारे हैं, ठीक, जिन्होंने क्या किया है कि बच्चा तो उनका है, अंडाणु शुक्राणु तो उनका है, लेकिन उन्होंने क्या कराया, केवल अपने अंदर निषेचन होने दिया है, और निषेचन जैसे ही हो गया उस एम्ब्रियो को निकाला, और निकाल करके एक भाड़े का, कहना थोड़ा सा अजीब है लेकिन एक्चुअल में होता ऐसा ही है, एक भाड़े का महिला तैयार की, यानी कि उसको पैसा देंगी वो लोग कि वो उनके बच्चे को अपने गर्भ में पालेंगे। तो ये क्या किया गया, 5 को युग्मनज इस गाय में तैयार किया गया, अब 5 को निकाल लिया जाएगा बाहर, अब 5 को अलग अलग गाय लेकर आएंगे, अब 5 को अलग अलग नॉर्मल गाय भी लेकर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है बच्चा, बेस्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो युग्मनज बने होंगे वो भी कैसे बने होंगे, बेस्ट बने होंगे, 5 के 5, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस 5 को हम किसी भी गाय में डालते, किसी भी गाय मतलब अब एकदम सामान्य में तो नहीं डालेंगे। ठीक है, अब जैसा भी होगा उसका लक्षण तो इस बच्चे पर कतई नहीं आएगा। ठीक है, अब एक एक युग्मनज को निकालेंगे, चेक किया तो पता चला कि 8 से 16 कोशिकीय अवस्था है, उसके फैलोपियन नलिका में डाल देंगे। पता चला कि कोई 16 से 32 है, उसके गर्भ में डाल देंगे। तो एक साथ में क्या हमने 5-5 बच्चे को जन्म दे सकते हैं? ठीक है, हमने कितना ओव्यूलेशन कराया देखो तो जरा, मल्टीपल ओव्यूलेशन। क्या हमने एक बार में एक से ज्यादा अंड को मोचित कराया, क्या ट्रांसफर कराया, क्या हो गया मल्टीपल ओव्यूलेशन। फिर क्या किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि बने हुए भ्रूण को भी ट्रांसफर कर दिया। क्या इसी को कहते हैं बच्चा क्या, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। बोलो पल्ले पड़ा? हाँ, अगर लिखने के लिए आ जाएगा कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर पर जरा संक्षिप्त टिप्पणी लिखो तो लिख पाओगे ना। चलो इसके बाद क्या बच्चा, अब अगला आपका मधुमक्खी पालन है। ठीक है, चलिए मधुमक्खी पालन का मतलब क्या होता है, बी कीपिंग। अब मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। ठीक है, याद रखना कि मधुमक्खी पालन की जो विधि है उसको कहा जाता है एपीकल्चर। मत्स्य पालन की विधि को क्या कहा जाता है, पीसीकल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खी पालने जा रहे हैं, मधुमक्खी पालने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये बताओ कि मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है।
शहद से औषधि बनाते हैं, ठीक है। शहद प्राप्त होता है, इसके अलावा भी कुछ प्राप्त होता है क्या? मोम प्राप्त होता है। कभी सोची होगी कुर्सी जाएगा तो कहाँ होगा आपका? है औषधि से मोम कहाँ बनता है जी? हाँ यही बोले हैं आप। हम बौरा गए हैं। औषधि से मोम बनता है, कहां से आ गया ये? देखिए मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी से आपको दो चीज प्राप्त होता है मुख्यतः। क्या? पहला शहद प्राप्त होगा और उसके छत्ते से क्या प्राप्त होता है? मोम, ठीक है। चलो अब इस शहद का प्रयोग किया जाता है, बहुत जगह पे दवाइयां बनाई जा सकती हैं, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस यानी कि अपना वजन कम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? चीनी खाना छोड़ देते हैं और चीनी की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? शहद का प्रयोग करते हैं। आप भी यदि वेट लॉस करना चाहो तो शहद का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मार्केट में शहद ओरिजिनल नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिक शहद मिल पाना आज के रेट में मुश्किल है, जैसे भगवान को खोजना है ना वैसे, समझे? क्योंकि ऑर्गेनिक कहीं मिलेगा ही नहीं। सब लोग मार्केट में सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, पतंजलि है तो डाबर है, क्या है, वह बहुत सारे हैं, लेकिन सबके नीचे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। मध का कोई एक्सपायरी डेट होता ही नहीं, याद रखिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं शहद का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। यदि शहद ऑर्गेनिक हुआ, यानी कि कार्बनिक तरीके से अगर उसको बनाया गया है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अब द्वार पे आएगा तो तुरंत क्या करता है जी? आंखों में डाल के चेक करा देता है कि आंख में लगेगा नहीं, डाल के देख लीजिए। उसके बाद उसको नोट डुबा देगा, नोट जला के दिखाएगा, बहुत सारे तरीके दिखा देते हैं वो लोग। पानी में डाल देंगे, कपड़े पे डाल देंगे कि कपड़े पे से उठ जाएगा। तो बेचने के तरीके हैं ये, ठीक है। अब जैसे ही बोतल में रखे 2-4 महीना छोड़ दो, पता चल जाएगा नीचे कितना ओरिजिनल है, कितना चीनी जम जाएगा नीचे, ठीक है। तो वो एक अलग की कहानी है। अगर हम बात करेंगे कि ओरिजिनल शहद की, तो ओरिजिनल शहद बाबू थोड़ा सा कॉस्टली होता है, कॉस्टली के साथ साथ आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा सही होता है। अगर आप रोज सुबह में अगर आप उसको लेते हैं, मतलब कि 2 चम्मच 3 चम्मच ले लीजिए, 1 गिलास पानी में घोल करके पी लीजिए, आपके पेट के साथ साथ आपके वजन को भी क्या रखेगा? बहुत मेंटेन रखेगा, ध्यान में रखेगा। दूसरा कि जो लोग डाइट पर चलते हैं, डाइट समझते हो ना, जो लोग बहुत कम भोजन करते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेना चाहते हैं, यानी कि कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना क्या लेना है, वो सब कुछ का ध्यान रखते हैं, वो लोग तो खास करके यूज करते हैं। उसके बाद जो जिम वाले होते हैं, जो जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं सेहत बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? शहद का। शहद से सेहत नहीं बनती है, वजन जरूर मेंटेन रहता है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों से आप दूर भी रहोगे। जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक यानी कि जो मधुमेह या फिर शुगर रोग के पेशेंट हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? शहद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मीठा खाने से वजन बढ़ता है कि घटता है? सामान्य यदि आप गुड़ या चीनी खा रहे हो ना, तो इससे आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके जगह पर आप यदि शहद का प्रयोग करोगे तो आपका वजन घटेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज में लेते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं क्या करते हैं बच्चा? इससे दवाइयां बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीजें बनाई जाती है, इसमें क्या मिलाया जाता है? शहद मिलाया जाता है। चलो ये तो इसका यूज हो गया। इसके बाद मोम निकाला जाता है इसके छत्ते से। तो मोम से क्या बनाया जा सकता है? मोमबत्तियां बनाई जा सकती है, मोम के पुतले बनाए जाते हैं, ठीक है। मोम से बहुत सारी नक्काशियां की जाती है, वो भी हो गया, ठीक है। नक्काशियां मतलब डिजाइन, ठीक है। हाँ बोलो। शहद में क्या पाया जाता है? मतलब क्या कार्बनिक रूप से बात कर रहे हो? केमिकली रूप से? देखना पड़ेगा बाबू क्या क्या मिलता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें, बहुत सारी चीजें होंगी, और क्या क्या होता है ये अभी डिटेल अभी नहीं है मेरे पास, देखना पड़ेगा, हमें स्वयं देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें रसायन होते हैं। ये जानना चाह रहे हो ना, तो एक बार जरा सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे थे? हाँ, ये मतलब कि प्योर क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीजन आपको पता है ना कि शहद बनता कैसे है? तो पुष्पों से बनता है। पुष्प के रस जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? रस, मकरंद, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं तैयार किया जाता है, इसलिए क्या होता है? ये प्योर होता है। उसके बाद बात किया गया कि मोम निकाला जाता है। अब मोम के अलावा कहीं एक बार याद है आप लोग को लाख की बात की थी हमने, है ना? वो लाख इंसेक्ट होता है, एक लैक इंसेक्ट होता है जो कि क्या करता है? लाख बनाता है। उस लाख से क्या की जाती है? चूड़ी बनाई जाती है ना? जो लहठी होती है लाल रंग की ना, हालांकि हमारे इधर प्लास्टिक की मिलती है, राजस्थान में जाओगे ना तो राजस्थान में इसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है। जो लोग शादीशुदा होते हैं ना, वो लोग जरूर है कि लाख की चूड़ी पहनते हैं। तो वो लाख भी तैयार किया जाता है मधुमक्खी से, ठीक है। मधुमक्खी की कुछ ऐसी ब्रीड है जो किसका निर्माण करती है? लाख का, और उस लाख से क्या बनाई जाती है? चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं कि ये करना क्या होता है, तो
क्या करना है, एपीकल्चर करना है, मधुमक्खी का पालन करना है। तो मधुमक्खी पालन करने के लिए ना सबसे पहला एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें लेबर वर्क बहुत कम है ना। यानी कि लेबर वर्क कम है कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग बहुत कम लगेंगे। अगर ये आप बिजनेस करना चाहो तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, हंसना नहीं है, बहुत अच्छा है, करोड़ों में खेलोगे। जो भी लोग अगर ऐसा काम किए ना, जो भी इस धंधे में है, जो भी इस बिजनेस में है, साल का ना टर्नओवर उनका करोड़ों का है, बढ़िया कमाते हो। ठीक है, आप स्वयं चाहो तो कर सकते हो। बस अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, बस एक हिंट दे रहा हूँ कि इस सेक्टर में भी बहुत अच्छा जॉब पड़ा हुआ है। ठीक है, करना क्या है तो भाई साहब, पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए, पहले हमें जाकर के स्वयं पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रकार की मधुमक्खी है, इसको कैसे देखभाल करना है। जैसे गाय के बारे में आप जान रहे थे, तो गाय तो कुछ नहीं करेगी, भूख लगेगा तो चिल्लाएगी, आई क्या करेगी, समझ लो क्या करेगी, है ना। तो अब इसको पाल के रखे हो, अपना ही पालतू जानवर अपने में भारी पड़ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें इसके प्रकृति के बारे में समझना पड़ेगा, इसके नेचर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, कि ये कब क्या डिमांड कर रही है, उन सब चीजों को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि पढ़ने के क्रम में हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम इसके लक्षणों को, इसके हाव भाव को देख करके समझने लगेंगे कि अभी फिलहाल इनके साथ क्या करना है। ठीक है, दूसरा इनसे और एक फायदा है, यदि आप खेती करते हो, ठीक है, तो खेत में ही कहीं ना कहीं देखे हो, कभी कभार देखते हो, आप डब्बा डब्बा सा लगा दिया जाता है खेतों में। ठीक, तो यदि आपने फूल की भी खेती कर रखी है ना, अब फूल की खेती के साथ साथ किसकी खेती कर ली है आपने, मधुमक्खी की। मधुमक्खी की खेती करने का मतलब क्या है कि भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं हम लोग, खेत में उनको उगा नहीं रहे। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई हमने खेती की है पुष्पों की, अब पुष्पों की खेती की है तो पुष्प में क्या बन रहे होंगे, मकरंद बन रहे होंगे। अब मधुमक्खी आपने पाल रखा है तो भाई मधुमक्खी को फूल दोगे तभी तो वो तुम्हारे लिए क्या बना के देगी, शहद बना के देगी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डबल फायदा हो जाता है। सबसे पहला फायदा क्या है कि आप ही के फूल का रस निकाल करके क्या बना देगी, शहद बना देगी। दूसरा, यदि आपने पुष्प की खेती की है तो क्या उसमें परागण कराना होगा, क्या पॉलिनेशन कराना होगा, क्या ये मधुमक्खी परागण कराने में मदद कर देगी क्या, आसानी से आपका उधर परागण भी हो जाएगा और एक तरफ क्या बन जाएगा आपके लिए, शहद भी बन जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो स्वयं आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हो, लेकिन घर में लगाने से पहले तनिक ध्यान देना कि कहीं लगाना भी हो तो छत पे, बालकनी वालकनी में। ऐसा तो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है कि आंगन वगैरह में भी लगा सकते हैं, लेकिन आंगन में लगाना कितना फायदेमंद हो सकता है। हाँ